Good morning, students. Today we are going to start chapter 7, that is double entry system. It is a very important chapter, very basic chapter. बच्चों, इस चैप्टर में हम आज अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल सीखेंगे. इसी के ऊपर ही हमारा आगे का जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो बेस्ड है. जिस बच्चे को ये 3 रूल्स नहीं आएंगे वो अकाउंट्स कर ही नहीं सकता है. पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या. एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनीज वर्थ हैज़ अ टू फोल्ड एस्पेक्ट, द रिसीविंग ऑफ अ वैल्यू ऑन द वन हैंड and the giving of the same value on the other. This twofold nature in all transactions must be recorded in the books and this gives rise to the term double entry bookkeeping. हम जो बुक पढ़ रहे हैं बच्चों उसका नाम भी डबल एंट्री सिस्टम ही है कि इसका ये मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं या 2 फोल्ड होते हैं. किसी भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को 2 नज़रिए से सोचना है, जिसमें से एक हेड डेबिट होता है और एक हेड क्रेडिट होता है. और ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है ये 3 रूल्स पर बेस्ड है जो भी हम सीखेंगे. डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव scientific and complete system of recording the financial transaction of a business. बहुत लॉजिकल मेथड है ये. जो भी हम हेड डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं वो यूं ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न या रूल्स हैं. द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस सिस्टम आर सो डेफिनेट and clearly stated that the system is being used extensively in all countries. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध कंट्री में ये सिस्टम यूज़ होता है. अमेरिका, यूके सब जगह पर ही डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 मेन हेड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 ही हेड होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे. किसी ट्रांजेक्शन में केवल एक ही हेड है तो वो एंट्री नहीं बन पाएगी. तो ये जो 2 हेड होते हैं इसमें से एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा. Under this system, the accuracy of the accounts can be checked by preparing a trial balance with the help of balances of ledger accounts at any time, and with the help of the trial balance, a profit and loss account can be prepared in order to ascertain the profit earned or loss suffered during a particular पीरियड. ये सारा बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग साइकिल में कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही जब हम ट्रांजैक्शंस को एंट्री बना के पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से अलग अलग उनके टी शेप में लेजर अकाउंट्स बनते हैं और लेजर से सारे हेड्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं और जिसका आपस में टैली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रायल बैलेंस होगा तो आगे के स्टेप्स होंगे. ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाली 2 चीज़ें जैसा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए और नंबर 2 बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बना सकते हैं. A book on the double entry system was first of all written in 1494 by Luca Pacioli. ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर सबसे पहले जो बुक लिखी गई है या इसका सारा क्रेडिट हम किसको देंगे? लूका पेकियोली को देंगे. 1494 में उसने ये बुक लिखी थी जिसके रूल्स आज तक फॉलो किए जा रहे हैं. Meaning of double entry system. According to this system, every business transactions affect at least 2 accounts in opposite direction. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो एक चीज़ डेबिट होगी फर्नीचर और एक चीज़ क्रेडिट होगी कैश. ये 2 अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हेड हैं. जो भी चीज़ अभी आप समझ लो आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जैसे कि फ़र्नीचर आ रहा है, और कैश जो कि जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. एक एसेट इंक्रीज़ होती है, एक एसेट डिक्रीज़ होती है, बट अकाउंट्स में आपको डेबिट क्रेडिट वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR होती है और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म CR होती है. डबल एंट्री सिस्टम को अलग अलग राइटर ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है. हम यहाँ पर सेकंड वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसको आपने लर्न भी करना है और लिखना भी है. J.R. बैटली बॉय के अकॉर्डिंगली एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ 2-fold इफ़ेक्ट.
यानी वो दो चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, एंड दैट इट इफ़ेक्ट्स टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक आने वाली चीज़ हो सकती है, एक जाने वाली हो सकती है। And if a complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of the twofold effect of every transaction that has given rise to the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम को ही रिकॉग्नाइज़ किया गया है। यही सिस्टम जो है हम एक कंप्लीट सिस्टम मानेंगे। वैसे तो जो छोटे छोटे अकाउंटेंट्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, वो सिंगल एंट्री सिस्टम भी रख लेते हैं, बट उससे ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं पता चलती और कंप्लीट रिकॉर्ड्स हम ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो कंप्लीट रिकॉर्ड और फेयर पिक्चर अगर जाननी है तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पूछे जाएं या करेक्टरिस्टिक पूछी जाएं, इसकी नेचर एक ही बात है। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, इसका ये सिद्धांत है, रूल है, प्रिंसिपल है कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट, हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा ही होगा। इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया हुआ है। सपोज़ आपको कोई क्लोथ सीजर्स से कट करना है तो इसके लिए हमें दोनों ब्लेड्स की ज़रूरत होती है ना, ठीक है। अगर एक ही होगा तो हम कपड़ा कट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई कॉइन है, सिक्का, उसके हेड एंड कॉइन दोनों रूप होते हैं, दोनों साइड्स होती हैं कह लो। सिमिलरली कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस की आप सोच सकते हो, उसके दो नज़रिए, दो मेन हेड, उसमें दो अकाउंट होंगे ही होंगे, मिनिमम 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आगे इसके जो फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं। नंबर 1, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम 2 अकाउंट को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। वो 2 अकाउंट एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चों जैसा कि नीचे आप चार्ट में देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल को फिर से आगे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक होते हैं रियल और एक होता है नॉमिनल। ये चार्ट भी आपको कॉपी में बनाना है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट है। तो आप मैं फिर से समझा देती हूँ कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में फिर से आगे 2 आएंगे, रियल और नॉमिनल। तो ये एक तरीके से 3 अकाउंट हुए, नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल और नंबर 3 नॉमिनल, ठीक है। इन तीनों के ही गोल्डन रूल्स अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो सेकंड फीचर डबल एंट्री सिस्टम का यही कह रहा है कि इसमें कैसा भी अकाउंट क्यों ना हो, पर्सनल हो या इम्पर्सनल, सबकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इम्पर्सनल में रियल नॉमिनल दोनों आ जाते हैं। कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, दोनों पर्सनल की हो सकती हैं, ठीक है। 2 हेड जो हम ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों रियल के हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल के हो सकते हैं। एक पर्सनल का एक नॉमिनल का भी हो सकता है, एक रियल का एक पर्सनल का हो सकता है, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। जब हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार ओरिजिनल एंट्री की बुक, जिसको हम जर्नल बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं एंट्री बना के, तो उसमें 2 मेन हेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। बट कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाएगी, तीर तुक्के पर बेस नहीं होता अकाउंट्स, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है, कुछ रूल्स हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने किसी हेड को डेबिट किया है तो क्यों, और क्रेडिट किया है तो क्यों। तो उसके पीछे यही 3 रूल्स आपका बेस होंगे। एंड नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जर्नल से लेजर सब में डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारी लास्ट तक कोई एरर या मिस्टेक नहीं होगी। हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली होगा, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों एग्री करेंगी, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि अर्थमेटिकली हमारे अकाउंट सब करेक्ट हैं, रिकॉर्डिंग ठीक हुई है, एंट्री ठीक बनी है, लेजर पोस्टिंग ठीक हुई, बैलेंसेस करके हमने समरी ठीक निकाली है, और इसीलिए आगे की जो चीज़ें बनेंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो भी सही निकलेंगी। तो अब बच्चों हम बहुत मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, रूल्स पर। पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग और नॉमिनल का अलग,
ठीक है। ये रूल्स विद एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिखने हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके आपको अपना होमवर्क भी सेंड करना है, और ये रूल्स हमेशा टिप्स पे होंगे, ठीक है। बिकॉज इसके बाद हम अगला चैप्टर 9th करेंगे जिसका नाम है जर्नल, जो कि हमारी पहली स्टेज होगी, ठीक है। आगे फिर यही चैप्टर्स बनते जाएंगे, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। तो नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। आपको मालूम है कि बिजनेस पर्सन की हेल्प से होता है, ठीक है। बिना पर्सन के हम तुम अगर नहीं होंगे तो बिज़नेस कैसे होगा। बिज़नेस में बहुत सारे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई एक पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, पूरा ग्रुप हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकती है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। ये सब पर्सन्स का ही तो ग्रुप है, ठीक है। तो पर्सन के अंदर अभी हम चार्ट में भी पढ़ेंगे कि 3 टाइप के पर्सन्स आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, आप एक पर्सन हैं, तो ये सब हम लोग पर्सन में आते हैं। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारा स्कूल, सब पर्सन है, ठीक है। DCM लिमिटेड, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, प्रोप्राइटर अगर कैपिटल लगाता है, ड्राइंग्स करके पैसा निकाल लेता है, ये सब पर्सनल में आएंगे। प्लीज़ आपने इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो इसका रूल आप कॉपी में हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है। बिज़नेस में क्या हो रहा है, बिज़नेस में क्या आ रहा है, बिज़नेस में क्या जा रहा है, बिज़नेस ने किसको पैसा दिया, बिज़नेस ने किससे पैसा लिया, बिज़नेस के क्या एक्सपेंसेस, बिज़नेस के क्या इनकम। तो अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब अगर बिज़नेस किसी भी पर्सन को पैसे देता है तो हम उसको रिसीवर मानते हुए डेबिट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा बिज़नेस है और हमने राम को 1000 रुपीज़ दिए, तो राम को हमारे बिज़नेस से पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है मनी, तो हम अपनी बुक्स में राम को रिसीवर मानते हुए डेबिट करेंगे। क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों को पैसा देते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा मिलता भी है हमको, एक एक दिन में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। तो उनका हमें क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड डेट वाइज रखना पड़ता है, तो हम भूल ना जाएं, इसलिए हम नेम के साथ डेबिट लिख देंगे। अब बच्चों हम इसकी क्लासिफिकेशन को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, आप एक नेचुरल पर्सन है, राम, श्याम, निर्मला, जो भी बिजनेस का ऑनर होता है, प्रोप्राइटर, ठीक है, वो वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो ये सब नेचुरल पर्सन में आते हैं जिनका कह लो बर्थ भी होता है और जिनकी डेथ भी होती है, ठीक है। हम में से जिसने भी जन्म लिया है, ठीक है, हमारा बर्थ हुआ है और डेथ भी सर्टेन है। इसके बाद इसी में ही आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये पर्सन नहीं है, हमारी तरह नेचुरली दिखते नहीं हैं, बट लॉ यानी कानून की नज़र में इसको पर्सन माना गया है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, मेरी तरह तुम्हारी तरह नहीं दिखते हैं, बट एक पर्सन वाले ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लोन ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लोग इन पर केस कर सकते हैं, ये लोगों पर केस कर सकते हैं, ये अपने साइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, वो सब आती हैं। बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल में भी आर्टिफिशियल के अंदर आता है। जितने भी क्लब हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आती हैं। सी हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज़ टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बच्चों आपको मैंने ये पहले सिखाया हुआ था कि मान लीजिए हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, तो हमारा खर्चा है सैलरी, लेकिन अगर पे ही नहीं करी, ठीक है, इट इज़ ड्यू और यू कैन से इट इज़ पेएबल, देना बाकी है, ठीक है, तो हम इसके साथ एक वर्ड अटैच कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, यानी ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किसी पर्सन को या ग्रुप को ये
खर्चा जो है अभी पे करना है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 चीज़ें बताई भी थी, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअर्न्ड। इसमें से ये जो प्रीपेड, ये देखिए बॉक्स भी बना हुआ है, मैंने आपको बोला भी था एक बार कि कॉपी में बना लेना, अगर नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, फिर से बना लेना। 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। प्रीपेड यानी वो खर्चा जो टाइम से पहले ही कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही अक्रूड, वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, लेकिन अभी कैश नहीं मिला। तो प्रीपेड और अक्रूड दोनों ही एसेट होती हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग यानी वो खर्चा जिसका टाइम तो आ गया बट पे नहीं किया। और उसके नीचे है रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जिसका कैश मिल गया बट अभी हमने कमाई नहीं, अभी हमने उसके रिगार्डिंग काम नहीं किया या अर्न नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी होती है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये चारों ही चीज़ें कहीं ना कहीं किसी पर्सन को इंडिकेट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं। उसके बाद हमने अभी पर्सनल अकाउंट का रूल सीख लिया है बच्चों, जिसका रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको हम डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर भी बोलते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपने सेकंड चैप्टर में सीखी थी। डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको बिजनेस ने पैसा देना होता है। तो कोई भी हमारा डेटर है तो हम उसको डेबिट करके लिखेंगे, क्योंकि डेटर कोई पर्सन होगा। ऐसे ही क्रेडिटर को क्रेडिट करके लिखेंगे। अब हम सेकंड रूल पर आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसका रूल मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ या एसेट आती है उसको हम हमेशा डेबिट लिखेंगे, और जो भी चीज़ें जा रही हैं उसको हमेशा क्रेडिट लिखेंगे। The accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account. वो सारी चीज़ें जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो बिज़नेस की एसेट है, प्रॉपर्टी है, जैसे कैश, मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इनमें से कुछ टेंजिबल एसेट है जो दिखती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं इनटेंजिबल जिसको हम देख तो नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या हुआ बच्चों, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। अब हम इसको नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फर्नीचर फॉर ₹10,000 हैज़ बीन परचेज फॉर कैश। एक ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हुई आई है, फर्नीचर परचेज ₹10,000 फॉर कैश। हमने पैसा देकर अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो जैसे ही हम ये ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें हमारे माइंड में आई, एक तो फर्नीचर और एक होगा कैश, ठीक है। 2 हेड पहले आइडेंटिफाई कर लिए तभी एंट्री बन पाएगी। मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक हुआ फर्नीचर और एक होगा कैश। अब इनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल होगा, उसके पीछे कोई ना कोई रूल चलेगा, चाहे वो पर्सनल का हो, रियल का भी हो सकता है, नॉमिनल का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमारे यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्योंकि फर्नीचर भी देखो बेटा एक चीज़ है, एसेट है, और कैश भी एक चीज़ है, एसेट है। एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, इसको तो हम लिखेंगे डेबिट। जैसे देखिए फर्नीचर अकाउंट DR यानी डेबिट लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। और 2 कैश, 2 का मतलब क्रेडिट वाला हेड। डेबिट के लिए डेबिट लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन क्रेडिट के लिए उस हेड के आगे 2 लिख देना ही काफ़ी है। बाकी फिर भी हम ये प्रैक्टिकल जब जर्नल करेंगे आगे की क्लास में तब सीखेंगे। तो फर्नीचर आ रहा है, उसको डेबिट करना है, और दूसरी एसेट कैश बदले में जा रही है, उसको हमने क्रेडिट करना है। कोई बच्चा ये सोचे कि फर्नीचर और कैश 2 हेड आइडेंटिफाई कर लिए तो चलो मैं कैश डेबिट कर देता हूँ और फर्नीचर क्रेडिट, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बच्चों क्या बता रहा है कि कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल करेक्ट नहीं है। जितना अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है 10,000 उतना ही क्रेडिट में लिखा जाता है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन। रियल अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ये सब आपने टर्म्स में सीखा हुआ है, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा रही हूँ। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड,
फेल्ट, मेजर्ड, परचेज, सोल्ड एट्सेट्रा, जो दिखती हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। इनमें से कई चीज़ों को तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा भी सकते हो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, वो नहीं कोई उठा सकता, बाकी फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, इनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो ये रियल अकाउंट में आएंगी और रियल में भी ये टेंजिबल कहलाती हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैश और बैंक बच्चे एक जैसा ही ले लेते हैं, कैश आता है जाता है, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, पर्सन से मिलकर बना है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है। पर बैंक नेचुरल पर्सन नहीं है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि ये हमारे जैसे कई काम कर सकता है। अब है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, एसेट है, ये भी हमारी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, बट इनके होने से हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इनको भी हम फर्नीचर की तरह किसी को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी की कितनी प्रेस्टीज है बच्चों, कितनी इमेज और यू कैन से रेपुटेशन, मार्केट में कितना नाम है, कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, तो इन सब के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाएगा गुडविल, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी अपनी एसेट में बहुत सारी एसेट दिखाती है, कैश दिखाएगी, फर्नीचर दिखाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाएगी, ऐसी ही वो गुडविल भी दिखा सकती है। तो लैंड, कैश, फर्नीचर ये टेंजिबल एसेट हुई, जबकि गुडविल क्या हुई, इनटेंजिबल एसेट हुई। तो हमने दोनों एसेट को लेकर चलना है। ऐसे ही पेटेंट्स होते हैं, किसी को कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला आता है, तो कोई उसका कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए वो पेटेंट राइट एक्ट के अंडर उसका पेटेंट करा लेगा, तो अब ये पेटेंट उसकी एसेट बन जाएगी। ट्रेडमार्क्स, आप देखते हो कि आती जाती गाड़ियों के ऊपर कितने मार्क्स होते हैं, या पेप्सी की बॉटल है उसके ऊपर एक रेड एंड ब्लू कलर का बॉल का मार्क होता है, तो इसका ट्रेडमार्क होता है। हम ट्रेडमार्क देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेडमार्क है। ऐसे ही कॉपीराइट बुक्स के केस में होता है। जैसे आप जो बुक पढ़ रहे हो बच्चों, इसका नाम है डीके गोयल, ठीक है। तो इसको एक सर्कल के अंदर सी लिखा जाता है, आगे के स्टार्टिंग के पेजेस में आप किसी भी बुक में चेक कर सकते हो, सी एक सर्कल के अंडर लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कि कॉपीराइट की इसका जो भी ऑथर है, राइटर है डीके गोयल, उसने कॉपीराइट एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इसका कोई भी पेज या कुछ भी हम इसका जो भी कंटेंट्स हैं वो अपने नाम से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये इलीगल कहलाएगा। अब बच्चों हम थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल पर आते हैं अब हम। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पर्सन भी आ गए बिजनेस में, ठीक है, जो चीज़ें हैं एसेट वो भी आ गई, और एक्सपेंसेस इनकम भी आ गए। तो सभी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड इन 3 रूल्स के अंडर कवर होती हैं। तो नॉमिनल का रूल क्या है बच्चों? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी खर्चे या जब भी कोई लॉस आ जाए, आपने उसको डेबिट ही करना है, क्रेडिट नहीं कर सकते। ऐसे ही जब भी कोई इनकम हमें मिल रही है या मिलनी है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको नॉमिनल के रूल से हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने सैलरी पे की है 20,000, ठीक है, स्टाफ को या किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को सैलरी दी है। तो यहाँ पर वो वर्कर, स्टाफ, एम्प्लॉय मैटर नहीं करेगा, मेन आपको नेचर समझनी है कि सैलरी एक खर्चा आ गया, सैलरी इज़ अवर एक्सपेंस, ठीक है। तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा। कोई आपसे पूछे कि क्यों डेबिट किया आपने सैलरी को, तो आप कहेंगे कि सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस पे नॉमिनल का रूल लगता है, और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, चाहे पे कर दिया हो तो भी, और पे करना बाकी है अभी ड्यू तो भी, ठीक है। तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्योंकि पेड वर्ड इज मेंशन हियर, पेड का मतलब आपके पास से कैश चला गया है, तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी पेड में 2 हेड जो आपने मेन आइडेंटिफाई किए हैं, वो है सैलरी और दूसरा है कैश। सैलरी डेबिट होगी नॉमिनल के रूल से, और कैश जा रहा है, जाने वाली चीज़ के लिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट,
ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों हेड नॉमिनल के हों या दोनों हेड रियल के हों, कोई भी रूल कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें सैलरी डेबिट के लिए हमने नॉमिनल का रूल लगाया बच्चों, और नीचे जो कैश क्रेडिट होता हुआ नज़र आ रहा है 2 लिख दिया, तो ये क्रेडिट ही है, इस पर रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके नीचे अब हम इम्पॉर्टेंट नोट पर आते हैं। When any word as a prefix or as a suffix is added to a nominal account, it becomes a personal account. नॉमिनल में मैंने आपको अभी बताया कि सारे एक्सपेंसेस इनकम आते हैं, जैसे खाली रेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सैलरी लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन इनके साथ अभी जो मैंने 4 बताए थे, जो हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 4 टर्म, जैसे प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये 4 वर्ड अगर नॉमिनल के आगे या पीछे, ठीक है, प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स ऐड कर दिए जाएं तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, नॉमिनल नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओनली वर्ड लिखा हुआ रेंट अकाउंट, तो आप कहेंगे खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और अगर मैं बोलूँ कि प्रीपेड रेंट अकाउंट, यानी कि रेंट पहले ही दे दिया, तो क्योंकि प्रीपेड वर्ड इसके आगे आ गया है तो हम इसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और अक्रूड, ये चारों वर्ड किसी भी हेड में आइटम में आगे या पीछे नज़र आ जाएं तो ये पर्सनल अकाउंट में डालने हैं। अब बच्चों इसमें इस चैप्टर में एक ही इलस्ट्रेशन है 1, इसके साथ ही मैं आपको PDF भी भेज रही हूँ, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे आपको रिवाइज करने हैं, वेरी शॉर्ट, और ओनली इलस्ट्रेशन 1 प्रैक्टिकल जो है एक्सरसाइज का वो आपको कॉपी में करना है। बहुत इजी है, देखिए जिसको ये रूल्स आ गए वो आसानी से इसको कर लेगा। क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इससे पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों कि जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर किया था तो वहाँ पर हम मॉडर्न अप्रोच कर चुके हैं, ठीक है। 5 हेड होते थे मॉडर्न अप्रोच में, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, लॉसेस, वो मॉडर्न अप्रोच थी। हम उनके थ्रू भी किसी हेड को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होती है प्रैक्टिकल में वो ये वाली अप्रोच यूज़ होती है जो हमने आज सीखी है, दिस इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या नाम है इसका, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड होते हैं डेबिट क्रेडिट के लिए, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 हेड्स होते हैं जो हमने आज सीखे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं एक बार फिर रूल बता दूं, पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और यू कैन से डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, दोनों रूल्स आपको कॉपी में लिखने। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल्स 9 चैप्टर जर्नल को करने में हमारी हेल्प करेगा। अभी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ये सारे अकाउंट्स या नेम दे रखे हैं, इसमें आपको क्लासीफाई करना है कौन सा पर्सनल में जाएगा, कौन सा रियल में, कौन सा नॉमिनल में। तो देखिए मैं आपको एक बार समझाती हूँ। जैसे नंबर 1 है कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस में कौन इंट्रोड्यूस करता है, ऑनर, प्रोप्राइटर, जो कि मेरी तरह तुम्हारी तरह कोई भी नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल किसी पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगी। ड्राइंग्स, ऑनर का खुद का बिजनेस है, ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा निकाल भी सकता है पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उसने ड्राइंग्स कर ली, तो ड्राइंग्स भी कोई पर्सन ही करता है, इसलिए पर्सनल में आएगा। कैश, पेड वर्ड हो या रिसीव्ड वर्ड हो, कैश एक चीज़ है, एसेट है, टेंजिबल है, रियल अकाउंट में आएगी, ठीक है। कैश पेड भी इसमें आता है और कैश रिसीव्ड भी इसमें आएगा। कमीशन पेड और नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कमीशन हमें देना भी पड़ सकता है और एज एन इनकम हमें मिल भी सकता है, तो ये एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है, इसलिए ये नॉमिनल में जाएगा। परचेजेस, गुड्स हमें बिज़नेस के लिए बार बार ख़रीदना पड़ता है, कभी हम कैश देकर माल खरीदते हैं और कभी हम उधार यानी क्रेडिट खरीदते हैं, तो परचेजेस हमारा खर्चा है, बार बार ये अराइज होता है, इसलिए नॉमिनल में आएगा। सेल्स, जिससे हमें इनकम या रेवेन्यू मिलेगा, ये भी बार बार होती है, हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आइदर इन कैश और इन क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं, तो सेल्स भी नॉमिनल में आएगा। फर्नीचर आपकी टेंजिबल रियल एसेट है, रियल में आएगा, ठीक है। कैश अकाउंट ओनली लिखा है तो रियल में आएगा। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है,
ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अभी आपको ये नहीं बताना कि भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ बताना है पर्सनल में आएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल में आएगा। डेटर पर्सन होते हैं जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर पर्सन होती है जिनको पैसा देना है, सब पर्सनल में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल में आएगा। गुडविल हमारी एसेट है बट इंटेंजिबल है, रियल में आएगा। पेटेंट्स रियल में आएंगे। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल में आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया। ठीक है, अभी बताया था जब जहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या अनअर्न्ड वर्ड नज़र आ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग यानी किसी पर्सन को ड्यू है ये। इंश्योरेंस नॉमिनल में आएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड पर्सनल में आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यानी डेटर बहुत सारे होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है बट उनमें से कुछ पर्सन का पैसा डूब गया यानी मिलेगा ही नहीं, तो ये हमारा लॉस हो गया, नॉमिनल में आएगा। और बैड डेट्स रिकवर्ड, अचानक जो डूबा हुआ पैसा था वो मिल गया। ठीक है, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो गई होगी, उसने कहा कि चलो मैं दे देता हूँ पैसे, तो ये हमारी अनएक्सपेक्टेडली इनकम है, तो इसको हम नॉमिनल में इंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, इस टॉपिक को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, लिखना है नोट्स बना के, और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करना है। इलस्ट्रेशन 1 के जैसा ही है क्लासिफिकेशन। थैंक यू।